हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन सॉल्व कर चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सब चीजें जो है हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि वापस जो है जाकर जो है चैनल पे जाकर जो है इसके पहले के वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में ढूंढ के देखो, उसके बाद यहाँ पर जो है जंप करना। ठीक है, चलो देखते हैं अगला टॉपिक हमारे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन को जो है ग्राफ में हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करते क्यों है। देखो, graphs are the best method or tool to represent the motion of a body or an object. It provides a convenient method to represent basic information about the variety of events. मतलब क्या होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है और वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या कर रही होती हैं, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो ग्राफ एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी को जो है एक ही ग्राफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है, समझ में आ गया। एक ग्राफ से हमको बहुत सारी नॉलेज क्या हो जाती है, मिल जाती है। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो तो बीच बीच में क्या होता है, ऐसा कंपैरिजन करने के लिए एक ग्राफ आता है, देखोगे। ठीक है, एक जो है रेड कलर का रहेगा, ऐसे ऐसे जाता है, दूसरा ब्लू कलर का होता है, ऐसे ऐसे जाता है, रन चेस कर रहा है, इतना ओवर हो गया, ये इतना आगे है, ये इतना पीछे है करके ऐसे ग्राफ आता है कि नहीं, तो हमको समझ में आ जाते हैं। फिर दूसरा एक और उसी में ग्राफ आता है कि पहले ओवर में कितने, इस एक्सिस में रहता है ओवर रहता है, और इस एक्सिस में क्या रहता है, रन रहता है। तो पहले ओवर में कितना रन बना, दूसरे ओवर में कितना रन बना, तीसरे ओवर में कितना रन बना, चौथे ओवर में कितना रन बना। तो ये देखो, हम लोग ग्राफ को देखकर इजीली समझ जाते हैं, हमको बार बार ये बोलना नहीं पड़ता कि पहले ओवर में इतना बना, दूसरे ओवर में इतना बना। आपको जिस ओवर का जानना है आप उस ओवर पर देखो और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस ओवर में इतना रन बना। ठीक है, तो समझ में आता है कि क्रिकेट वाला ग्राफ। तो सेम उसी तरीके से हमारे लिए क्या होता है, साइंस में जो है मोशन चैप्टर को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए ग्राफ का वही वैल्यू होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पर जो हमको ग्राफ पढ़ने हैं वो दो टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। पहला है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब एक एक्सिस में टाइम रहेगा और एक एक्सिस में डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी टाइम, मतलब एक वेलोसिटी रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है क्या होता है और इसको कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं इस ग्राफ को, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, इन दिस ग्राफ द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम ऑन बी रिप्रेजेंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीजों को जो है हम लोग यहाँ पर जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, समझ में आ गया। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना डिस्टेंस क्या करेगा, चेंज करेगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमको अलग अलग ग्राफ पढ़ने हैं। तो उसमें पहला है हमारे पास फॉर स्टेशनरी बॉडी। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, जब कोई बॉडी स्टेशनरी होगी तो वो तो उसी जगह पर रहेगा, सुबह भी वही रहेगा, शाम को भी वही रहेगा, कल सुबह भी वही रहेगा, जब तक उसको हिलाओगे नहीं, डुलाओगे नहीं। तो स्टेशनरी बॉडी मतलब क्या होता है, जिसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस में हमने किसको लिया, एक्स एक्सिस में हमने लिया टाइम को, और वाई एक्सिस में हमने किसको लिया, डिस्टेंस को लिया। ठीक है, और डिस्टेंस को हम लोग किसमें नापेंगे, मीटर में, और टाइम को हम लोग किसमें नापेंगे, सेकेंड में। ठीक है, तो देखो टाइम तो बीतते जा रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसा टाइम बीतते जा रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस जो है क्या है, कांस्टेंट है, उसके डिस्टेंस में कोई चेंज जो है नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड पर भी 3 मीटर दूर था, 2 सेकेंड में भी 3 मीटर दूर है, 3 सेकेंड में भी 3 मीटर दूर है, 4 सेकेंड में भी 3 मीटर दूर है। मतलब टाइम तो बदल रहा है लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस वही का वही है। ठीक है, तो ऐसो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें टाइम चेंज होगा लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या होगा, इसमें मोशन होगा। ठीक है, मतलब टाइम भी बदलेगा और उसका डिस्टेंस भी बदलेगा। ठीक है, तो देखो इसी चीज को हम लोग समझते हैं। यहां देखो, ठीक है, फिर वापस थोड़ा सा आते हैं। यहां देखो,
एक एक्सिस में हमारे पास अगेन टाइम है और दूसरे एक्सिस में अगर हमारे पास डिस्टेंस है। अब देखो, जब टाइम 0 था तो उसका डिस्टेंस भी 0 था, जब 1 सेकेंड हो गया तो वो 1 मीटर चले गया, जब 2 सेकेंड हुआ तो 2 मीटर चले गया, 3 सेकेंड हुआ 3 मीटर चले गया, 4 सेकेंड हुआ 4 मीटर चले गया। मतलब इस ग्राफ में क्या चेंज हो रही है, टाइम भी धीरे धीरे हमारे घड़ी में बदल रहा है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ जो है दूर जाते जा रहा है। ठीक है, और ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है कि हमने, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो देखो, 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर। तो ये क्या है, टाइम इंटरवल सेम है, 1-1 सेकंड का, और डिस्टेंस भी क्या है, 1-1 मीटर जो है प्रॉपर ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ तुमको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, टाइम भी बदल रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग में डिस्टेंस भी बदल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है और ये हमारे पास टाइम है। ये जो ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये जो है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ढलान, कितना ढलान है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, जैसे आप ब्रिज से, ब्रिज ये मेन रोड रहता है, ब्रिज आता है तो ब्रिज में आप ऐसे चढ़ते हो कि नहीं, तो ये है स्लोप। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और स्लोप जो होता है किसके किसके ग्राफ का, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। हमेशा याद रखना, अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये जो कर्व जो बना है, कर्व जो बना है, ये कर्व हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये स्लोप जितना ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर लिखा है मोर स्लोप मोर स्पीड, मतलब ये एंगल जितना बड़ा होगा, और हमेशा एंगल को एक्स एक्सिस से नापेंगे, वाई एक्सिस से नहीं, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से हमेशा नापेंगे, वाई एक्सिस से नहीं नापना है। तो ये एंगल एक्स एक्सिस से जितना दूर होगा, ये कर्व जितना दूर होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, और देखो यहाँ पर जो है कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये मान लो हमने क्या किया, एक छोटा सा टाइम लिया, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चले गया, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये छोटा सा है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, dt अपॉन में dt। हमने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखो, ये वाला जो y एक्सिस वो डिस्टेंस को बता रहा है और x एक्सिस टाइम को बता रहा है। तो dt अपॉन में जो dt है, dd, ये d है ना, ये d और ये t, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों को आपको सेम लग रहा होगा, ये डेल्टा d है और ये डेल्टा t है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, स्पीड होता है। समझ में आ गया? तो जैसे देखो, ये हाइट कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, मतलब 1/1, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो ये हो जाता, मान लेते हैं कुछ ऐसा कंडीशन कि ये जो डेल्टा डी है ये मान लो 2 हो जाता और ये कितना हो जाता, 1 सेकेंड हो जाता, तब उसकी स्पीड कितनी होती, 2/1, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्पीड को जो है बताता है, इसको बताता है, स्पीड को, ये याद रखना। चलो, इसी के बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में ये बैठ जाए और हमको रटना ना पड़े। ठीक है, आप किसी भी चीज को रटोगे नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, कंसेप्चुअली क्लियर रखोगे तो आपकी आगे की पढ़ाई क्या होगी, उतनी ही ईजी होगी और आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, जब आप किसी चीज को समझ जाते हो ना, तो उसके बारे में और बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। ठीक है, जिस तरीके से कोई मूवी या कोई सॉन्ग अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप बार बार सुनते हो कि नहीं, तो उसी तरीके से एक बार अगर आपने अपने पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, रटने के बजाय छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपको जो है बार बार पढ़ने का मजा आएगा और दूसरों को पढ़ा भी सकते हो आप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रवचन से वापिस आते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि दो अलग अलग यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं। ठीक है, देयर स्पीड टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो, और उनके जो है डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड टाइम लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लेना, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन बिलो
फाइंड विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पीड। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं और उनका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको दिया है। आपको इस ग्राफ को देखकर क्या बताना है कि किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है। तो अभी अभी मैंने ऊपर में एक नोट पॉइंट बताया था कि जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्पीड होकर स्पीड जो है दौड़ेगा। और स्लोप क्या होता है, कोई कर्व या कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अब देखो ये जो ए का कर्व है ये एक्स एक्सिस से थीटा 2 एंगल दूर है और बी जो है वो क्या है थीटा 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा 1 और थीटा 2 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 2 ज्यादा बड़ा, थीटा 1 ज्यादा बड़ा दिख रहा है और थीटा 2 क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। मतलब थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 छोटा है। तो इसका स्लोप बड़ा, मतलब बी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ए की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो देखो यहाँ आंसर लिखा हुआ है the slope of B, that is creating angle theta 1, is more than the slope of A, which is creating theta 2. So B has more speed as compared to A. तो B ज्यादा ऊपर होने के कारण उसकी स्पीड जो है वो A से क्या है, ज्यादा है। इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम में जो ज्यादा दूर रहेगा एक्स एक्सिस से, टाइम वाले एक्सिस से, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, स्लोप क्रिएट करेगा और उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, आप पढ़ने के बाद क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और वीडियो पॉज करने के बाद खुद इसका आंसर जो है सोचोगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा और देखते हैं कि आप जो है इसको सही से पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है, यहाँ पर ये मिड गया है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है डिस्टेंस। चलो क्या बोल रहा है, टू कार्स आर मूविंग विद द टू डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। दो कार्स हैं पी और क्यू जो कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक है पी एक है क्यू। आपसे पूछा है कि किस कार की स्पीड जो है ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है विच क्वेश्चन मेंशन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख पाया हूँ। एज सोन इन फिगर फाइंड, यहाँ पर आगे आप मेंशन कर लोगे, नोट्स बना रहे हो ना तो उसमें मेंशन कर लेना, फाइंड which car has more speed। ठीक है, which car has more speed। तो देखो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जो एक्स एक्सिस से जितना दूर होगा उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा और उतना ही उसका स्पीड होगा। तो वीडियो पॉज करो और आंसर करो। ठीक है, आई होप आपने आंसर कर लिया होगा और आपने आंसर क्या क्या होगा डेफिनेटली कि क्यू का स्लोप ज्यादा बड़ा है तो क्यू की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और पी की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और ऐसा लिख क्या होगे। ठीक है, और ये आंसर क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो एक होता है गलत और एक होता है सरासर गलत। ठीक है, तो ये दूसरा केस है, ये सरासर गलत है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि जिसका स्लोप ज्यादा बड़ा होगा भैया उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्कुल बोला था और बिल्कुल सही बोला था। तो यहां पर क्यों हो गया ऐसा उल्टा, तो आंसर देखो, इसको और इसको कंपेयर करो। इसमें वाई एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस। इसमें वाई एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, टाइम। इसमें एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, टाइम। इसमें एक्स एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस। तो देखो क्वांटिटीज आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। ठीक है, क्वांटिटी आपस में क्या हो गई, बदल गई। तो जब क्वांटिटीज आपस में बदल गई तो हमारा जो याद करने का तरीका था वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो वापिस से रटना नहीं, मैंने यहाँ पर जानबूझकर बोला था कि इसको रट लेना करके, मैं चेक करना चाहता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या आंसर देते हो। ठीक है, तो रटोगे नहीं, देख लेना डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस में है और टाइम अगर एक्स एक्सिस में है तो जो जितना बड़ा स्लोप होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, और दूसरा अगर टाइम यहाँ आ गया और डिस्टेंस यहाँ आ गया तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जिसका स्लोप कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी जब टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ हो। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। देखो आंसर लिखा हुआ है कार P has more speed than car Q because the graph is between time and distance, not distance time। तो देखो ऊपर वाले केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और यहाँ टाइम डिस्टेंस ग्राफ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम में जितना बड़ा स्लोप उतना बड़ा स्पीड, टाइम डिस्टेंस ग्राफ में उल्टा, जितना छोटा स्लोप उतनी बड़ी स्पीड। ठीक है, ये हो गया तरीका। अगर थोड़ा सा आप स्टैंडर्डली और समझना चाहते हो ग्राफ्स के बारे में, क्योंकि आपका ग्राफ्स का इंफॉर्मेशन जितना स्ट्रांग होगा आप क्लास 10th 11th के जो है ग्राफों को जो है इजीली समझ जाओगे और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जिसमें आपको ना तो किसी चीज को देखने की जरूरत है कि डिस्टेंस कहाँ है, टाइम कहाँ है, कौन से एक्सिस में क्या है, कौन से एक्सिस में क्या है, आप बिना देखे जो है इजीली इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब उस तरीके को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो डिस्टेंस जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो टाइम लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आप लोग बोल रहे होगे सर ये तो हमको पता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो नई बात है, देखो ये जो स्पीड है ये स्पीड इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो डिस्टेंस पर और एक तो टाइम पर। न्यूमरेटर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा स्पीड भी वैसी ही वैसी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसी तरीके से स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से टाइम बढ़ेगा तो टाइम कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये चीज याद रखना। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी जब डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही है कि स्पीड कम होगी जब डिस्टेंस कम होगा। मतलब स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा और दूसरे के घटने से पहला भी घटेगा। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/t। मतलब उल्टा, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी और टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये चीज आपको याद हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। अब आप किसी भी ग्राफ को जब देखोगे ना, टाइम वर्सेस डिस्टेंस का या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो उसको भी आप ऐसे ही समझा सकते हो। देखो स्पीड दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो डिस्टेंस पर एक तो टाइम पर। तो इन दोनों क्वांटिटीज में से इस ग्राफ में किसी एक क्वांटिटी को फिक्स कर लो। मान लो हम लोग एक पर्टिकुलर इस टाइम पर जो है जानना चाहते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है। तो हमने टाइम को फिक्स कर दिया और यहां से एक ऐसा लाइन जो है हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमारा टाइम फिक्स हो गया। अब ये क्या है, कांस्टेंट है। अब स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर, क्योंकि ये तो बदल नहीं रहा है, ये टाइम हो गया फिक्स, तो ये हो गया फिक्स। अब स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर। जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतनी बड़ी स्पीड होगी और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम स्पीड होगी। तो टाइम को हमने फिक्स कर दिया। अब देखते हैं जब हमारा टाइम फिक्स है तो Q जो है कहां पर आता है, तो Q को एक्स एक्सिस में मिलाते हैं, तो ये है इसका डिस्टेंस। ठीक है, P को मिलाते हैं, P यहां आ रहा है, ये है इसका डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस बड़ा है कि ये डिस्टेंस बड़ा है, तो P वाला डिस्टेंस बड़ा है कि नहीं। तो P वाला जब डिस्टेंस बड़ा है तो अभी मैंने बताया कि टाइम फिक्स कर दी हो तो डिस्टेंस बड़ा होगा तो स्पीड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो P की स्पीड क्या है, ज्यादा है। इस तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन को जैसे समझना चाहोगे तो वहां पर भी मैं आपको समझा देता हूं कि आप जिसको भी फिक्स करना चाहते हो, अभी हमने टाइम को फिक्स किया था, अभी मान लो मैं डिस्टेंस को फिक्स कर देता हूं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया फिक्स, मतलब स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, और वो भी कैसा, इनवर्सली। मतलब टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड अगर अगर टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, मतलब उल्टा होगा ये दोनों का। तो मान लेते हैं अभी हम लोग डिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं, ये हमने डिस्टेंस को कर लिया फिक्स। अब B को मिलाते हैं यहां पर, तो देखो इसका टाइम इतना आ रहा है और A का टाइम इतना बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो देखो किसका टाइम छोटा है, तो B का टाइम छोटा है। अब ये छोटा है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो स्पीड क्या होगी, बड़ी होगी। और देखो A के लिए क्या है, टाइम बड़ा है, तो टाइम अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में B क्या है, ज्यादा स्पीड रख रहा है, क्योंकि हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया और टाइम के बेसिस पर हमने डिसाइड किया। तो आप ये तरीका अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वन ऑफ द बेस्ट है। आप कोई भी ग्राफ आपको कैसा भी घुमा के दे आप इजीली बना सकते हो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप किस क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, जैसे स्पीड और डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर करो तो इन तीनों में क्या रिलेशन है वो लिख लेना और कॉपी में रफ करके उसके बाद एक क्वांटिटी को फिक्स कर देना और किसी दूसरे क्वांटिटी का रेफरेंस पर चेक करना। ठीक है, अगर आप डिनोमिनेटर को फिक्स कर रहे हो तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, और अगर न्यूमरेटर को फिक्स कर दे रहे हो तो उल्टा होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप पे। पहला हमने कांस्टेंट स्पीड वाला पढ़ा, फिर हमने यूनिफॉर्म स्पीड वाला पढ़ा, मतलब स्टेशनरी पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा। अब तीसरा देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब
टाइम तो सेम रहेगा लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसमें कोई ज्यादा जानने की बात नहीं है। वाई एक्सिस में डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस में टाइम है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या हो रही है, देखो ये डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा पहला टाइप का ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो इसमें क्या होगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगा और एक्स एक्सिस में टाइम होगा, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि सर क्या ऐसा रूल ही होता है हमेशा, तो देखो ऐसा रूल नहीं है। आप टाइम को चाहो तो यहाँ ले सकते हो, वेलोसिटी को चाहे तो यहाँ ले सकते हो। बस आपको ऐसे दिखा देना है कि इस एक्सिस में ऊपर जाने से वेलोसिटी बढ़ रही है, इस एक्सिस में जाने से टाइम बढ़ रही है। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन जनरली जो है हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं ताकि हमको याद रहे करके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें भी हमारा पहला क्या है, मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है। मतलब जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी आपने चलाना घर से स्टार्ट किया 20 किलोमीटर पर आवर से, 1 घंटा बीत गया लेकिन अभी भी आपकी स्कूटी की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। 2 घंटा बीत गया, अभी भी आपकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसका ग्राफ कैसे होगा, देखो तो टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्या, आपकी वेलोसिटी यहाँ पर जितनी थी यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है और आगे भी वही है। तो ये ग्राफ हमको क्या दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। आपको ग्राफ देखकर पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो आपके मोशन के आधे से ज्यादा टॉपिक्स ऐसे ही कवर अप हो जाएंगे। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाला है, मोशन के 3 इक्वेशन। तो ग्राफ अगर अच्छे से समझ जाओगे तो मोशन के 3 इक्वेशन भी समझ जाओगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, मोशन के 3 इक्वेशन को रट लेते हैं क्योंकि समझते नहीं हो, ठीक है। तो पहले अगर ये बेसिक चीजें अगर आपको तीनों ग्राफ ऊपर की क्लियर है, ये चौथा नंबर का ग्राफ अगर आपको पढ़ना आ गया तो डेफिनेटली वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, देखो 7 स्टार लिखा है मैंने, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में जो भी एरिया होता है वो एरिया हमको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। जैसे ये हमारे पास क्या, मान लो यहाँ पर जो है ये इतना बड़ा एरिया है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा ना, ये हमको क्या देगा, इसका जो भी एरिया आएगा वो हमको उस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस के बारे में बताएगा। अब ये कैसे बताता है, तो वापिस से देखो भैया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या देंगे हमको, डिस्टेंस ही तो देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इनडायरेक्टली हम लोग किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो टाइम और स्पीड को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टाइम और स्पीड, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, डिस्टेंस की होगी। तो आप इस ट्रिक से याद रख लेना कि वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर भी तो आप वेलोसिटी और डिस्टेंस को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब वेलोसिटी और टाइम को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर रहे हो, मतलब एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमको देता है डिस्टेंस। और इससे पहले ऊपर में मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको देता है स्पीड, ठीक है। और यहां देता है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस, याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें भी हमको अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। जैसे हमने कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी। मतलब पहले 1 घंटे में जो है तुम्हारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, फिर दूसरे घंटे में 40 हो गई, फिर तीसरे घंटे में 60 हो गई, फिर चौथे घंटे में 80 हो गई। तो देखो आपकी स्पीड क्या होते जा रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है कि नहीं। और वहां पर क्या था, 20 20 20 20 20 ही था, लेकिन यहाँ बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। मतलब टाइम भी बढ़ेगा और अपनी कार की स्पीड या अपनी स्कूटी की स्पीड भी, आपके साइकिल की स्पीड भी बढ़ते जाएगी, ठीक है। ये इंक्रीजिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन देखो डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज, ये देखो ये ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग, ये नीचे जा रहा है तो डिक्रीजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ। चलो अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, 7 स्टार क्वेश्चन। देखो 7 स्टार क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है।
आपको ग्राफिकल मेथड को यूज करके क्या करना है, मोशन के 3 इक्वेशन डिराइव करने हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड देखेंगे। दूसरे वीडियो में मैं क्या करूंगा आपके लिए जो है, मतलब एक और होता है एल्जेब्रिक मेथड होता है, जहां पर हम लोग ग्राफ का यूज नहीं करते फिर भी हम लोग मोशन के 3 इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, तो मैं उसको भी बता दूंगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो है बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं जैसे डीपीएस हो गया, केपीएस हो गया, इन लोग क्या करते हैं जानबूझकर जो है क्या करते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए जो है, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, मैं किसी का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या करते हैं जानबूझकर जो है, मतलब बच्चे डर जाएं ताकि उनको लगे कि हाँ यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है करके जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, तो ताकि अब क्या करोगे, कुछ तो कर नहीं सकते, अब उस क्वेश्चन को तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि हम लोग बिना ग्राफ के यूज किए भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहला इक्वेशन। वैसे बाय द वे आपको मैं बता दूं कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। ठीक है, मोशन के 3 इक्वेशन, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन कौन से ग्राफ से रिलेटेड है, वेलोसिटी टाइम। अब एक चीज याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो जब पहला इक्वेशन याद करोगे या फिर जब भी डिराइव करोगे तो पहला इक्वेशन हमेशा कहां से आएगा, कौन से ग्राफ से आएगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से आएगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया, u। वो कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड या 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v। इनिशियल स्पीड कितना है u, फाइनल स्पीड कितना है v, तो ये है फाइनल, और ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था इनिशियल। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन जो है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन है a। तो इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v, एक्सेलरेशन है a, और एक्सेलरेशन में टाइम कितना लग गया, t टाइम जो है उसको लग गया। ठीक है, ये चारों क्वांटिटीज आपको क्लियर हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं ग्राफ। ठीक है, जो चीज मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया इसी चीज को मैंने ग्राफ में यहाँ पर बनाया है। देखो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम, और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो वाई एक्सिस किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी को। तो वो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, उसकी स्पीड जो है ये है। ठीक है, कितना स्पीड है, जीरो स्पीड से देखो कितना ऊपर है u, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u है। ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है इसका फाइनल स्पीड। ठीक है, मतलब फाइनली ये इतना स्पीड से क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। तो ये है v, जीरो से लेके कितना ऊपर है ये v हाइट ऊपर है, देखो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है v। तो उसकी शुरुआत की स्पीड यहां से चालू हुई ग्राफ में, और फाइनल स्पीड बी पॉइंट पर जाकर जो है क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, हमने क्या दिया, इनिशियल पॉइंट का नाम o रखा, फिर इनिशियल वेलोसिटी वाले पॉइंट को a रखा, फाइनल को हमने b रखा। इस ग्राफ को मैंने क्या किया, नीचे ज्वाइन कर दिया a, और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन कर दिया। जहां जहां पर ज्वाइनिंग हुआ उसको मैंने c नाम दे दिया, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, d नाम दे दिया। ग्राफ समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मतलब मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर थी, तो एक्सिस में तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, 0 से 10 ऊपर है करके। तो उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी वाली ये जो हाइट है ये मान लेते हैं u है, और फाइनल हाइट v है। और u से जो है v तक जाने में टाइम भी तो चेंज होगा, तो कितना टाइम चेंज हो गया, तो 10 से जो है मतलब u से जो है v तक पहुंचने में उसका टाइम लग गया t। t कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, या 1 घंटा, 2 घंटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग निकालना क्या चाहते हैं इस ग्राफ से, कि उसकी वेलोसिटी में जो है कितना चेंज आया जब t टाइम बीत गया था। ठीक है, ये देखो ये जीरो टाइम था, यहाँ पर जीरो से t टाइम जब बीता तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया। तो देखो हमको चेंज निकालना है स्पीड में, तो स्पीड में कहाँ चेंज आया, पहले यहाँ पर था, पहले यहाँ था ना, अब यहाँ गया, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो चेंज हमेशा कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो देखो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज कितना हुआ है, B से लेके C, आप चाहो तो इसको CB भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। तो चेंज हुआ है BC। अब इस BC को आप इस ग्राफ से कैसे निकालोगे, क्या आपको BC डायरेक्टली मिलेगा, आंसर है आपको BC डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ये बड़ा हाइट तो आपको पता है, ये बड़ा हाइट है, अगर उस बड़े हाइट में से अगर इतना छोटे से हाइट को अगर काट दोगे तो ये जो बचेगा वही तो BC होगा कि नहीं। और ये देखो ये बड़ा हाइट, और जितना मैंने काटा ये हमको पता है,
ठीक है। मान लेते हैं बड़ा हाइट जो है 50 है, ये टोटल 50 है और ये 10 है, तो ये बीच वाली कितना होगा उसको कैसे माइनस करोगे? छोटे क्लासेस में करते थे ना, ये पूरे 50 में से 10 को घटा दो, कितना बचेगा? 40। तो ये जो हाइट है कितना होगा? 40। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, बीसी को निकालने के लिए फुल बीडी में से हमने सीडी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो फुल बीडी माइनस सीडी। अब ये देखो ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है कि नहीं? रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ए ओ यू है तो सी डी की भी हाइट कितनी होगी? यू होगी। और अगर OD की वैल्यू टी है तो क्या AC की वैल्यू भी टी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या किया, CD का नाम बदल कर क्या रख दिया? AO रख दिया। और मैंने यहाँ पर रीजन भी मेंशन कर दिया कि सिंस OACD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो OACD एक क्या है? रेक्टेंगल है OACD। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखो BD मतलब फुल हाइट कितना था? V था। और AO इनिशियल हाइट कितना था? U था। तो BC इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? V माइनस U। इसको हमने क्या कर लिया? इक्वेशन 1 कर लिया। आपको समझ में आया? ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t हमने निकाला V माइनस U। अब उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के डेफिनेशन पढ़े थे पिछले वीडियोस में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं और a इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने तो शुरुआत में ही खाना बना कर तैयार रखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है हमको पता है। तो हमने इस वैल्यू में क्या कर दिया, इस फॉर्मूले में जो है अपना वैल्यू पुट कर दिया। अब हमको खाना बनाना था तो हमने नमक हल्दी मिर्ची पहले से तैयार करके रखा था। तो ये है एक्सेलरेशन और ये है चेंज इन स्पीड BC। और टाइम कितना लग गया BC होने में? OD टाइम। देखो OD है ना, ये देखो कितना टाइम बीता, O से लेके यहाँ देखो O से लेके D तक बीत गया। तो ये है OD। ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है D। ठीक है, D। अब BC है V माइनस U, OD है T, T इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? AT इज इक्वल टू V माइनस U। ये है इक्वेशन 2। अब अगर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहो, इसका डिजाइन अगर चेंज करना चाहोगे तो ये माइनस यू इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस यू हो जाएगा। और नया डिजाइन क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू यू प्लस AT। रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, वही है रिश्ता, देखो यहाँ भी, लेकिन थोड़ा नए तरीके से आ गया ये। ठीक है, चलो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो V इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब इसका यूज कहां करोगे? जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता है कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी पता है कि हर सेकंड में उसकी स्पीड इतनी चेंज हो रही है और वो कार इतना समय तक दौड़ी, तो बताओ उसका फाइनल स्पीड कितना होगा? जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप इसको क्या करोगे? यूज करोगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे भी बहुत सारे, तो आप परेशान मत हो कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। सर थोड़ा सा हमको डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा रिलेशन देख के जब क्या लगता है, बहुत बार डर लगता है, क्योंकि आप क्लास 8 तक क्या पढ़ते हो? कुछ बड़ा चीज नहीं पढ़ते हो। ठीक है, काफी छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें पढ़ते हो। क्लास 9th में जब आप आते हो तो सडनली जो है बहुत सारे जो है सिलेबस बड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपका माइंड जो है क्या हो जाता है? डर जाता है। ठीक है, आप डर जाते हो, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ठीक है, आप बने रहो मेरे साथ, मैं आपको वीडियोस में जो बताते जाऊंगा। ठीक है, और आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा आसान भाषा में समझा सकूं। चलो, पहला इक्वेशन हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने एक और चीज आपको याद करने के लिए बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका एरिया जो होता है वो हमको क्या देता है? डिस्टेंस देता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद करो जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, ये देखो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, यहाँ पर कहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपको क्या था कि एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। मैंने समझाया था आपको कि इसका जो भी एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस देता है। ठीक है, और अगर मैं आपको रफली बोलूं, ठीक है, रफली अगर मैं बोलूं तो आगे के जितने भी डेरिवेशंस करेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे? एक ही मानेंगे। ठीक है, दोनों को हम लोग अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, डेरिवेशन पर्पस के लिए ये मान लेना कि जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है।
और हमको डेफिनेशन तो पता ही है, दोनों में डिफरेंस भी पता है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट ने u स्पीड से जब v स्पीड अटेन किया t टाइम में एक्सेलरेशन a के साथ, तो उसने कितना डिस्टेंस गया। मतलब अब जब घर से निकले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फाइनली आपकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट में। ठीक है, तो आपने उस 10 मिनट में कितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसी को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर द ओ ए बी डी। अब देखो ओ ए बी डी कहाँ है, ये देखो ये है ओ ए बी डी, क्योंकि इस लाइन के अंडर में ये पूरा का पूरा एरिया आ रहा है, पूरा का पूरा एरिया आ रहा है कि नहीं। अब देखो एरिया अंडर ओ ए बी डी, तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, इस तरीके का है, देखो ये है, फिर यहाँ ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा लाइन गया हुआ है, फिर ये है, ये पूरा एरिया हमको चाहिए। ये है ओ, ये है ए, और ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास सी, और ये डी। तो हमको ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा का पूरा जो मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमको एरिया जो है चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ये जो पूरा बड़ा एरिया है इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक ट्राइंगल ए सी बी मान सकता हूं। देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो ए सी बी का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया कर सकता हूं मैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए सी बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल और रेक्टेंगल को मिलाओगे तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए सी डी। दोनों को मैच करके देखो पूरा का पूरा आपको ओ ए बी डी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों तोड़े आप। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला हमको पता है, तो हमारे लिए आगे का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये एरिया क्या देता है, स्पीड देता है, मतलब डिस्टेंस देता है, और मान लेते हैं डिस्टेंस है एस। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हमारा एस, तो मैंने डिस्टेंस के लिए एक सिंबल यूज किया है एस। तो इसको स्पीड मत समझना ना, जब मोशन ऑफ इक्वेशन में कहीं पर आपको एस दिखेगा ना, तो उसका मतलब समझ जाना वो डिस्टेंस है या तो डिस्प्लेसमेंट है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी क्या होता है भैया, ये तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, हाफ होता है भैया, और बेस इंटू हाइट होता है, ये तो हमारी मैडम या हमारे सर ने हमको पढ़ाया है। और रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का तो क्लास 5वीं से पढ़ते हो भाई, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हाफ का हाफ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है ट्राइंगल का, ए से लेके सी तक तो है भैया एसी। ठीक है, अब एसी मतलब आपका घर का एसी नहीं ना, यहाँ पर जो है एसी है। ठीक है, और हाइट कितना है, हाइट है आपके पास भैया बीसी। ठीक है, उसके बाद देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है, टी है, और ब्रेड्थ कितना है, यू है, तो ये कितना हो जाएगा, यू इंटू टी। समझ में आ गया। चलो अब एसी, एसी का वैल्यू कितना रख सकते हैं मेरे को बताओ आप लोग, रेक्टेंगल है कि नहीं, तो जितना ओडी होगा उतना ही तो एसी होगा ना, एसी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एसी कहाँ गया हमारा, एसी कहाँ गया, एसी खराब नहीं हुआ है ना, एसी, हाँ हाँ, एसी की जगह कितना रखेंगे, टी। और ये देखो ये क्या है हमारे पास, बीसी, बेस इंटू हाइट था हमारे पास, तो बीसी तो अभी अभी हमने कहीं पर निकाला था, ये देखो बीसी कितना है हमारे पास, बी माइनस यू है कि नहीं। तो हम लोग इसी इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और इस बीसी की जगह क्या रख देंगे हम लोग, इंटू v माइनस यू। ये आपको समझ में आया कि नहीं, रेक्टेंगल का बेस है, देखो रेक्टेंगल का यहाँ पर बेस है AC और हाइट है BC, और BC तो हमने पहले वाले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए यूज कर लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर v माइनस यू जो है यूज कर दिया। ठीक है, और ये है हमारे पास UT, तो UT को तो ऐसे ही रहने देते हैं, UT अल्ट्राटेक सीमेंट को। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये UT को जो है मैं पहले यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, UT को जो है मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, प्लस हाफ। अब देखो ये जो v माइनस यू है, इक्वेशन इक्वेशन 2 को देखो, ये इक्वेशन 2 है, v माइनस यू के जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 80 लिख सकता हूँ। तो क्यों मैं इतना बड़ा इसको दिखाऊं, इसको क्यों ना छोटा कर लूं, तो t तो पहले से ही है, और इस ब्रैकेट के जगह हमारे पास क्या आ गया, 80 आ गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ, t और t मल्टीप्लाई होके गुणा होके क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वायर। इधर क्या है s, तो हमको क्या रिलेशन मिला,
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन का सेकेंड नियम, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, दैट इज स्पीड, सॉरी अगेन देखो मेरे को भी आदत हो गया, ठीक है, आपको सुधारना पड़ेगा, ये स्पीड नहीं है ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और ये डेरिवेशन आप कैसे निकालोगे, पूरे ग्राफ का एरिया निकालोगे पहले, और पूरे ग्राफ के एरिया को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर हाफ बेस इनटू हाइट लेंथ इनटू ब्रेड्थ पुट कर देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके जहां जहां डिजाइन चेंज करना है डिजाइन चेंज कर लेना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपको लेके आना है, तो आपको मिल जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब उसी चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बक्सा में बंद है, ये बक्सा में बंद है, ये गलत है ना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग मोशन के थर्ड इक्वेशन पे, ठीक है। मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी हम लोग डिराइव करेंगे कहां से, डिस्टेंस से ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया से। अब देखो ये जो डिजाइन था, ये जो हमारे पास ऐसा डिजाइन था, इसका नाम था ओ ए बी सी डी। सेकेंड इक्वेशन के लिए जब हमने इसका एरिया निकाला था तो दो टुकड़ों में डिवाइड करके निकाला था, पहला टुकड़ा ये था, दूसरा टुकड़ा ये था। लेकिन जब आप तीसरे के लिए निकालोगे, तीसरा इक्वेशन निकालोगे, तो इसको तोड़ोगे नहीं। ये किसके जैसा दिख रहा है, एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है कि नहीं, ट्रेपेजियम पढ़े हो ना, ऐसा होता है जिसमें दो पैरेलल साइड होते हैं, ये देखो ये और ये पैरेलल साइड है और दो अनपैरेलल साइड होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड कैसे हैं, पैरेलल है कि नहीं। तो इसका एरिया हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो क्या निकालोगे, सेम जैसा सेकेंड से स्टार्ट किए थे, एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ओ ए बी डी क्या देगा हमको, डिस्टेंस देगा, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब याद करो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी पैरेलल साइड होते हैं ना उनका समेशन इनटू उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर पैरेलल कौन है, OA और BD, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, OA और BD को ऐड कर दिया, और इन दोनों के पैरेलल के बीच का हाइट कौन सा है, OD है, तो मैंने हाइट OD को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे में डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 आ गया। तो AO का नाम क्या है, देखो AO का नाम इनिशियल वेलोसिटी U था, और इसका नाम क्या था, BD का पूरा नाम क्या था, बड़ा फुल वाला याद करो, फुल, ठीक है, तो ये V था। तो एक हो गया U, दूसरा हो गया V, और OD क्या था, OD तो हमारा टाइम था, कितने टाइम में हुआ, तो यहाँ पर U प्लस V इंटू टी अपॉन में 2। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा वापिस चलते हैं, थोड़ा सा पिछले जन्म में, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग यहां से एक नया चीज निकालने की कोशिश करते हैं इक्वेशन 2 से। ये जो इक्वेशन 2 है, क्या मैं इसका डिजाइन चेंज करके ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि ये जो a इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि नहीं, मैथ्स का रूल तो यही बोलता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर साइड चेंज होगा तो डिवाइड करेगा। तो v माइनस यू अपॉन में a लिख सकता हूं क्या मैं यहाँ पर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। इस चीज को मैं यहाँ पर पुटअप करूंगा, v माइनस यू अपॉन में t, याद रखना ना। ये देखो यहाँ पर हमारे पास टाइम है, ये देखो ये t है मतलब टाइम है, इस टाइम के जगह मैंने जो ऊपर से निकाला था पिछले जन्म से v माइनस यू अपॉन में a, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसका डिजाइन चेंज करिए, मैंने पहले u था बाद में v था, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है ना, तो प्लस में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस होता तो दिक्कत होता, तो मैंने v को पहले लिख दिया और u को बाद में लिख दिया ताकि डिजाइन अच्छा दिखे, ठीक है। अब इनका डिजाइन देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है मैथ्स में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। अब ये जो डिवाइड कर रहा है मेरे भाई, ये कहां जाएगा, एस के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा कि नहीं, तो ये जो है एस के साथ मल्टीप्लाई होने चले गया, तो हमको ये रूल जो है मिल गया। फिर इसका डिजाइन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको दूसरा कलर में चाहिए, दूसरा डिजाइन में चाहिए, ठीक है, तो यू को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं,
ठीक है। तो ये माइनस यू इधर जाके क्या हो जाएगा 2as के साथ प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 2as था, ये माइनस यू इधर जाके क्या हो गया प्लस यू स्क्वायर, और इज इक्वल इधर क्या बचा v स्क्वायर। अब ये उल्टा था तो मैंने इसको इधर रख दिया, v को इधर ले आया और इस पूरे साइड को दूसरे साइड भेज दिया, वही मतलब है। ठीक है, तो ये है हमारा मोशन का थर्ड इक्वेशन विच इज कॉल्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है फाइनल स्पीड, u क्या है इनिशियल स्पीड, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन था, दूसरा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा आपके पास क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको न्यूमेरिकल में जो है जो चीजें आपको सुटेबल लगेगी, जो न्यूमेरिकल में वैल्यू फिट बैठेगा, जो फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को आप यूज करोगे। ठीक है, मतलब तीनों फॉर्मूले में देखो अलग अलग टर्म्स आए हैं, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद गिवन डेटा लिखना और देखना कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करके जो चौथी अननोन क्वांटिटी हमको निकालने बोली है वो निकल सकता है। जैसे अगर आपको u दिया है, a दिया है और टाइम दे दिया और आपसे पूछ रहा है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड तो यहां से भी निकल सकता है, फाइनल स्पीड यहां से भी निकल सकता है, लेकिन ड्यू टू टाइम दिया है हमको, तो टाइम दिया है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको टाइम नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमको फाइनल स्पीड निकालना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जहां पर जो फॉर्मूला हमारे लिए सुटेबल होगा ना, हम लोग उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, और पहले एकदम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे फिर हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।